हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल प्राची पवार एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको यूपी टेट के लिए कंप्लीट सीडीपी की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करूँगी। कंप्लीट जो कंटेंट है चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज वो आपको दूंगी। तो आज उसी की लास्ट क्लास होने जा रही है। ठीक है, जुलाई में फर्स्ट वीक में 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। ठीक है, और आज ये जो है हमारी जो लास्ट चैप्टर है या आप कह सकते हो जो लास्ट यूनिट है फिफ्थ, उसका आज लास्ट क्लास होने वाला है। अगर पहली वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ये इक्वली इंपॉर्टेंट सी टेट के लिए भी होंगी क्लासेस और किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के आखिरी जो हमारी क्लास है यूपी टेट के लिए सीडीपी की, उसके बारे में देखते हैं क्या है आज की क्लास में होने वाला है। तो चैप्टर हमारा चल रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट आ चुका था, आपने नहीं देखा तो देख लेना। अब आगे इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं क्या हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है कि बच्चों के पूर्व अनुभवों के आधार पर जो विचार बनते हैं, जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेसिस पर बच्चे की जो थिंकिंग डेवलप होती है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही या गलत हो सकती है। ठीक है, वो एक उनकी क्या है, वैकल्पिक इमेजिनेशन होती है। वो क्या है, बच्चे ने जो एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पर उसके कुछ थॉट्स उसमें डेवलप हुए। अब वो थॉट्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी। तो वही क्या होती हैं, वैकल्पिक संकल्पनाएं। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, भारी वस्तु जल्दी गिरती है। बच्चा ऐसे जब एक्सपीरियंस करता है तो वो ऐसा सोचने लगता है, जबकि जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही होती है। ठीक है, तो ये है। इसमें शिक्षक का क्या रोल हो सकता है, पूर्व ज्ञान को जानना कि बच्चे को पहले से कितना पता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। भ्रांतियों की पहचान करना कि बच्चों को क्या ऐसी बातें हैं जो कि पता है और वो गलत है, तो उनके जो कन्फ्यूजन्स हैं, बच्चों के जो कन्फ्यूज़न है उनको क्या करना, दूर करना। सही अवधारणाओं का निर्माण करना और जो सही कंसेप्ट है बच्चों को वो बताना। तो ये सारा आपका किस में आ जाता है, टीचर के रोल में आ जाता है। जब बच्चों की वैकल्पिक संकल्पनाएं, एक इमेजिनेशन बच्चों में जब डेवलप होती है, उसमें ये आता है। आगे बात करेंगे अगले में। आपका आ जाता है अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण क्या होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अधिगम प्रक्रिया की, यानी कि लर्निंग प्रोसेस की। ठीक है, तो जो लर्निंग प्रोसेस आपका होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसकी बात चल रही है। तो इसमें एक स्टेप आता है तत्परता, यानी कि रेडीनेस, कि आप सीखने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू लर्न। ठीक है, तो ये तत्परता में आता है। दूसरा आता है आपका प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन, सीखने की इच्छा आप में कितनी है, आप सीखने के लिए कितने मोटिवेटेड हो, तो ये सब इसमें आता है आपका। तीसरा आपका इसमें आता है अनुभव को प्राप्त करना। अनुभव प्राप्त करना, नई जानकारी ग्रहण करना, अनुभव प्राप्त करना, इनके कुछ नया काम करके एक्सपीरियंस गेन करना, ये उसमें आ जाता है। फिर एक आपका आता है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास, बार बार किसी चीज़ को दोहरा कर सीखना, वो अभ्यास में आता है। फिर आपका पांचवा आता है मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन, जो आपने सीखा है उसकी जांच करना, उसका टेस्ट करना कि आपको कितना वो आया है जो आपने सीखा है। ठीक है, तो ये जो सारे चरण हैं। फिर इसमें एक आता है पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या करता है, सीखने को स्थायी बनाता है, पर जो हमने सीखा वो लंबे समय तक हमें याद रहे, हमारे माइंड में रहे, हमारी मेमोरी में रहे, तो वो किस में आता है, पुनर्बलन। तो क्या क्या स्टेप्स हमारे हुए यहाँ पर आप देख सकते हो। रेडीनेस, तत्परता, प्रेरणा, मोटिवेशन, अनुभव प्राप्त करना, अभ्यास, मूल्यांकन और आपका पुनर्बलन के रीइंफोर्समेंट। तो ये स्टेप्स हैं सीखने के। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है अधिगम में बच्चों की त्रुटियों का क्या महत्व है। अब अधिगम जब बच्चा करता है, दैट मीन्स लर्निंग करता है, जब बच्चा कुछ भी सीख रहा होता है तो ये तो निश्चित ही निश्चित है कि वो गलती करेगा। ठीक है, और आपने एक कहावत सुनी होगी कि व्यक्ति गलती से ही सीखता है। जब गलती कब होती है, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, बिना ट्राई किए या बिना करे थोड़ी ना गलती हो जाती है। दैट मीन्स हम उसको काम को सीखना चाहते हैं, तो त्रुटियों का बहुत महत्व होता है सीखने में। कैसे त्रुटियां जो है वो सीखने की प्रक्रिया का क्या है, स्वाभाविक भाग हैं। त्रुटि करना या सीखने में कुछ गलती होना ये कोई जो है अननेचुरल थिंग नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, स्वाभाविक है कि जब आप सीखोगे तो आपसे क्या होगी, गलती भी होगी। अब इसका क्या महत्व है, जब सीखते हुए गलती होती है। सोचने की प्रक्रिया दर्शाता है बच्चा किस तरह से सोच पा रहा है,
तो ये तो पता चल जाएगा ना उस बच्चे ने कहाँ पर गलती की है, ये तो उसके सोचने के तरीके से पता लग जाएगा। फिर शिक्षक को कठिनाई समझने में हेल्प मिलेगी कि जो टीचर है वो समझ जाएगा कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है पढ़ने में, किसी चीज़ को समझने में। सुधार के उसको अवसर दिए जाएंगे, जब वो गलती करेगा तो पता चल जाएगा ना वो पॉइंट, उसका वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको पकड़ के ठीक है उसको जो है ठीक किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। रचनावादी दृष्टिकोण में त्रुटियां सीखने का महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि सोर्स मानी जाती हैं। सीटेट में आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर इस कंसेप्ट पर कि जो आप जब सीख रहे होते हो एक क्रिएटिव वे में, रचनावादी दृष्टिकोण की बात चल रही है, तो जो एरर्स होते हैं, गलतियां होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं सीखने का, या इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं सीखने में। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बात करते हैं बाल और विचारधारा। इसका क्या मतलब है? बालक अपने अनुभवों और विकास स्तर के अनुसार सोच विकसित करता है। बच्चा सीखते सीखते जो भी अनुभव कर रहा है या पर्सनल लाइफ में वैसे भी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, और जैसे जैसे उसके डेवलपमेंट के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, उसके अनुसार उसकी सोच डेवलप होती है। एज के अकॉर्डिंग भी जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है और जो जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों के अनुसार बच्चे की जो सोच है वो डेवलप होती है। अब जो विचार विकास की जो विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जो विकास की अवस्थाएं की विशेषता की बात करेंगे तो ठोस ठोस से अमूर्त की ओर, यानी कि मान लो आपने बच्चों को बताना है पीपल के पेड़ के बारे में बताना है बच्चों को, तो आप क्या गए उनको फील्ड ट्रिप पर ले गए, ठीक है, और आपने उनको जो पेड़ था वो दिखाया, ठीक है। इसके बाद फिर क्लास में कभी उसी टॉपिक पर चर्चा होने लगी तो उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। पहले लिखने आपको ठोस रूप में दिखा दिया, ठीक है, फिर वो उसको इमेजिन कर सकता है, अमूर्त रूप में सोच सकता है। सरल से जटिल की ओर, पहले आप इजी इजी तरीके से कंसेप्ट लेकर बच्चे को टफ की तरफ ले जाते हो। और जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, अनुभव आधारित होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, तो आपको पता ही है। अब इसमें भी टीचर का क्या रोल होता है? टीचर को जो है प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए बच्चों को, अगर कोई डाउट है तो प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ओपन थिंकिंग को, है ना। ये नहीं कि आपने जो रटा रटाया बच्चे को बताया वो सिर्फ एग्ज़ाम में या आपके पूछने पर वही उत्तर दे जो आपने उसको बताया है। उसको स्वतंत्र चिंतन का अवसर देना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। आगे आ जाता है प्रेरणा और अधिगम, इसी में आ जाता है, इसी का पार्ट है। तो प्रेरणा और अधिगम की बात करें तो प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। किसी भी कार्य को जब हमें करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का हो सकता है। बाह्य में सिंपल चीज़ें आपकी आती है कि कोई पुरस्कार आपको दिया जाए, प्राइज़ मनी दी जाए आपको, कि आपको ये करोगे तो ये प्राइज़ मिलेगा, ठीक है, तो वो आपका होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन होता है। और आंतरिक में जब आप खुद से अंदर से आपका मन करे किसी काम को करने के लिए, जब आप अंदरूनी रूप से क्या हो, मोटिवेटेड हो, ठीक है, वो आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो जब भी आंतरिक या बाह्य शक्ति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है वही क्या होती है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मैंने भी आपको बताया कि एक होती है आंतरिक प्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। आंतरिक कार्य में स्वयं रुचि होना, खुद से आपका मन है उसको कार्य करने के लिए, जैसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है किसी बच्चे की तो वो आंतरिक इच्छा है उसकी, तो ये आंतरिक प्रेरणा में आता है। बाह्य प्रेरणा में बाहरी पुरस्कार हेतु कार्य करना, कि मुझे अगर मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा तो मुझे क्या दिया जाएगा, कोई पर्टिकुलर प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है, या कोई ट्रॉफी दी जाएगी, तो ये हो गया। जैसे अंक देना, इसमें अंक आ सकते हैं, कोई पुरस्कार आ सकता है, प्राइज़ मनी आ सकती है, फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो ये मोटिवेशन। अब अधिगम में मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। अधिगम का मतलब है सीखना, अधिगम का क्या मतलब है, सीखना। और जीवन क्या है, सीखने का ही नाम है, जीवन भर हम सीखते हैं, ठीक है। ये तो हम स्पेसिफिक बच्चों की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखो बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका जो मानसिक स्तर है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। उनको सब बातें शुरू में ही नहीं पता होती, तो उनको अधिगम की ओर प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अधिगम में प्रेरणा का बहुत महत्व है। सीखने की गति बच्चे की बढ़ती है, ठीक है। बच्चा स्लोली सीख रहा है या सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो उसको अगर आप मोटिवेट करोगे कि तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लिख कर तुम्हें ये बनना है,
तो वो अपनी डेफिनेटली जो है उस चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करेगा, उसकी इंटरेस्ट डेवलप होगा, उपलब्धि उसकी बढ़ती है। जब आप समय समय पर टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को मोटिवेट किया जाता है तो आप डेफिनेटली उस बच्चे में सुधार देखोगे। आत्मविश्वास, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उससे क्या होता है, बूस्ट होता है, बढ़ता है। आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है और उसका प्रभाव हमारे कार्य पे ज़्यादा पड़ता है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, पुरस्कार का, प्राइज़ का, वो लंबे समय तक नहीं रहता, वो एक लालच में बच्चा करता है। अदरवाइज जो बेस्ट होता है वो आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा होती है। आगे बात करेंगे, अधिगम में कौन कौन से कारक ऐसे हैं, फैक्टर्स ऐसे हैं जो अधिगम में योगदान देते हैं। जैसे व्यक्तिगत कारक में अगर हम बात करें, अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में व्यक्तिगत कारक में आपका आ जाता है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। तो क्या इंटेलिजेंस जो आपकी बुद्धि है वो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करती है? क्या आप मानते हो? बिल्कुल करती है। रुचि, आपका जो इंटरेस्ट है किसी को लेकर, आपने सुना होगा अक्सर, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर फेवरेट है, किसी का हिंदी है, किसी का मैथ्स है, किसी का इंग्लिश है, तो रुचि डेफिनेटली अधिगम को प्रभावित करती है। और ध्यान रखना, ये व्यक्तिगत कारक है। जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, किसी चीज़ को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको आप सीखना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, या अधूरे मन से सीख रहे हो। तो पर्टिकुलर लर्निंग को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी हेल्थ कैसे है। और हेल्थ में मैं हमेशा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की आपसे बात करती हूँ कि बच्चा फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं। ये भी एक व्यक्तिगत कारक है जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। साथ ही साथ बच्चा कितना मैच्योर है, उसकी मैच्योरिटी, परिपक्वता भी उसकी पढ़ाई को प्रभावित करती है। प्रेरणा, जो मोटिवेशन है जिसके बारे में भी हमने बात की, बच्चे की पढ़ाई को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे बात करें ध्यान, बच्चे का जो अटेंशन है वो कितना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, डेफिनेटली वो क्या करता है, उस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी जो व्यक्तिगत कारक में है? बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, स्वास्थ्य, परिपक्वता, प्रेरणा और ध्यान, यानी कि इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, हेल्थ, मैच्योरिटी, मोटिवेशन और अटेंशन, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ ऐसे भी कारण हैं जो पर्यावरणीय कारक हैं। जैसे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे आसपास की चीज़ें, उसमें एक परिवार आता है, फैमिली भी भैया हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। आप कहोगे कैसे? बिल्कुल, हमारी फैमिली का क्या माहौल है, क्या बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, क्या बच्चे को अच्छी वैल्यूज़ फैमिली में सिखाई जा रही है या नहीं, ये सब उसके अधिगम को, उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। साथ साथ स्कूल का कैसा एनवायरनमेंट है, स्कूल का स्टाफ कैसा है, टीचर सपोर्टिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। टीचर, बिल्कुल टीचर का तो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है, जैसे स्कूल का है वैसे ही टीचर का मेन रोल है। ये पर्यावरण कारक में आते हैं। आपका जो ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपका सर्कल कैसा है, ये आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करता है, पर्यावरण कारक में आता है। सामाजिक वातावरण कैसा है आसपास का, या आपका कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सांस्कृतिक रूप से आप जिस बैकग्राउंड से आते हो वहाँ कैसा माहौल है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, आर्थिक स्थिति आपकी वो कैसी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण कारक में आती हैं और बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। अच्छा, आर्थिक स्थिति में आप, बड़ा ही सिंपल सी बात है, बच्चे को पढ़ाई के लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बिना सोचे ज़्यादा पेरेंट्स उसको जो है वो चीज़ें ला कर दे देंगे, और स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बच्चा उस चीज़ से फिर एडजस्ट करता जाएगा, जिस चीज़ को ज़रूरत है उसको नहीं मिल पाएगी। तो आर्थिक स्थिति भी इस पर मैटर करती है, बहुत ज़्यादा नहीं करती है बट करती है। आगे बात करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एक फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, याद रखिएगा, बच्चा ही ज्ञान का निर्माण अपने करता है। टीचर या फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब उसकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। त्रुटियां सीखने का महत्वपूर्ण सोर्स होती हैं। त्रुटियां अधिकतर सभी करते हैं सीखते हुए, एरर किससे नहीं होता, और वो सीखना दर्शाती हैं। ठीक है, त्रुटियां किसी भी व्यक्ति का सीखना दर्शाती हैं कि वो व्यक्ति सीख रहा है। अगर वो गलती कर रहा है दैट मीन्स वो सीख रहा है। प्रभावी अध्यापन बालक केंद्रित होता है, हमेशा टीचर सेंटर्ड ना होके लर्निंग कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब ये कि बच्चे की योग्यता, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी चीज़ें हैं उनको ही ध्यान में रखकर जो है लर्निंग कराई जाए।
प्रेरणा अधिगम की कुंजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अधिगम में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मोटिवेट होकर किसी ना किसी पर्पज़ से आप भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जॉब लेनी है। तो वो क्या है, आपका एक मोटिवेशन है जो आपको पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आप में क्रिएट करता है। तो मोटिवेशन में इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताऊंगी कि सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और देखिएगा इसमें परिवार और विद्यालय अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किस में आते हैं ये, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में आते हैं। प्रत्येक बालक अलग गति से सीखता है, बिल्कुल। और समस्या समाधान उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेंटल प्रोसेस होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिज्ञासा क्यूरोसिटी पर बेस होता है। अगर बच्चे में क्यूरोसिटी है किसी कार्य को जानने के लिए, करने के लिए, तो उसमें एक साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। अधिगम अनुभवों के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। दैट मीन्स अधिगम लर्निंग क्या है, जो जो आप सीखते जा रहे हो, एक्सपीरियंस करते जा रहे हो, उसको आप समय आने पर इस्तेमाल करो, वही क्या है, अधिगम है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। और मैंने आपको जो भी आप यूनिट्स मानो 5 के 5 या चैप्टर्स मानो 5 के 5 आपको चैप्टर्स जो है ये करवा दिए हैं। ये आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। सारे कंसेप्ट्स आपको बताए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इक्वली ये सी टेट का जो 15 नंबर का कंटेंट का पार्ट आता है उसके लिए भी आपके जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर पहली वीडियोज़ आपने नहीं देखी, अगर अभी इतना समय है कि आप देख सकते हो, तो ज़रूर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। अगर आप एक टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट हो, सीटेट के भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहीं से जुड़े रहिए इस चैनल से। आपको जो पेडागोजिकल पोर्शन है वो भी रिवाइज करा देंगे। हमारा मेन चैनल सिलेक्शन मेट है, हो सकता है आप में से कुछ लोग वहाँ पर जुड़े हुए भी हों, तो सिलेक्शन मेट पर जाकर भी आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी टीचिंग वैकेंसी की जो है अपडेट दी जाती है। कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब उसका रिजल्ट आ रहा है, सारी अपडेट आपको दी जाती है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपके जो एग्ज़ाम के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए गाइडेंस भी आपको समय समय पर दी जाती है। तो प्राची पवार एकेडमी और सिलेक्शन में दोनों ही ये जो चैनल्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड हैं, तो इनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लेना। अगर अभी तक आपने कहीं पर भी सीडीपी को कम्प्लीटली नहीं किया तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट सीडीपी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई सजेशंस हैं फर्दर और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी यूपी टेट वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। बाकी एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले, कि आपको कैसे एग्ज़ाम में अपनी अप्रोच रखनी है, अपना मेंटल प्रोसेस वहाँ पर कैसे रखना है, किस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आज के समय में सिर्फ आपको नॉलेज होना सफिशेंट नहीं है, ठीक है। हर तरह से आपको एक्टिव होना होता है एग्ज़ाम हॉल में। तो उसके बारे में चर्चा एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।